हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन फॉर्मुलेटर ऑनलाइन प्लस। मेरा नाम आलोक रंजन कुमार है और मैं आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा। वैसे तो ये बेसिकली बेस्ड है आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पे, बट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही होता है। तो जैसा कि ये क्लास मुझे दिया गया है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, तो हम लोग थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्चुअली में हम लोगों को क्या पढ़ना है, राइट। तो अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो कुछ चीजें हैं जो हमें पहले जानना चाहिए कि इसमें एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो ये सारे टर्म को पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है तो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सिलेबस। तो वैसे आपके सिलेबस को पूरे 6 मॉड्यूल में बांटा गया है, राइट। तो हम लोग देखेंगे एक बाई वन करके देखते जाएंगे कि किस मॉड्यूल में हम लोगों के क्या पढ़ना है और हम लोगों का अप्रोच क्या होगा, राइट। जनरली मैं आपको साथ में बताता भी चलूंगा कि किस पोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और जनरली ये सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ये बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 5 क्रेडिट का तो है ही, साथ ही साथ क्या होता है कि आपके इंटरव्यू वगैरह में अगर कहीं देते हैं तो वहां भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपके सवाल बनते हैं, राइट। तो चलिए थोड़ा सा देखना शुरू कर देते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग आखिर पढ़ेंगे क्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, डेटाबेस। तो पहले हम इनको देखते हैं कि डेटाबेस में 2 चीजें से बना हुआ है। अगर देखें तो ये आपका डेटा है एक, और एक निकल के आता है आपका बेस। तो जैसे बेस का मतलब ही आप समझ सकते हैं जहां पे कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, राइट, या तो कह सकते हैं स्टोर करते हैं। जैसे एयर बेस हम लोग बोलते हैं तो वहां पे क्या होता है, जितने भी एरोप्लेन्स हैं वहां पे होते हैं। तो उसी तरह से अगर यहाँ डेटाबेस है तो आपका इसका क्या मतलब हो गया, वैसी जगह पे जहां पे कि डेटा को हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं, राइट। तो अगर देखा जाए आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में, आजकल सारा का सारा काम हमारा क्या हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो कंप्यूटर में एक्चुअली में हम लोग जो फीड क्या करते हैं, डेटा ही कर रहे हैं। और आज के डेट में जो डिजिटल इंडिया है या कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा काम हमारा किस पे होता है, डेटा पे। तो क्योंकि डेटा पे ज्यादा काम होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होगी जो कि हमारे उस डेटा को सही ढंग से मैनेज करे, ताकि हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकें और उस डेटा को सही ढंग से मैनेज भी कर सकें, राइट। तो चलिए थोड़ा थोड़ा छोटा टर्म समझ लेते हैं कि हमारा डेटा अगर है तो डेटा का मतलब आखिर में होता क्या है। थोड़ा बहुत बेसिक थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आएंगे। तो जैसे कि अगर आपका सिंपल सा बात करें कि आखिर डेटा हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक। तो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका एज हो सकता है, या कोई भी अगर इंडिविजुअल कुछ भी ले लेंगे हम लोग तो वो हमारे लिए डेटा है। तो हम ऐसे चीजों को कहते हैं कि अगर कोई भी फैक्ट्स जो कि रॉ फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म कहने का मतलब ये हो जाता है कि जिसका मीनिंग अकेले में अपने आप तो नहीं निकल रहा होगा, मे भी निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि अगर सिंपली यहाँ पे राम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 62, और ऐसे हम सिंपल लिख दें एरोप्लेन या कुछ भी लिख दें, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है कि क्या है ये राम, क्या है। ये हो सकता है कि ये राम किसी का नाम हो सकता है, या हो सकता है किसी कंपनी का नाम हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल फॉर्म में क्या कर रहा है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये रॉ फैक्ट्स है जिनके मदद से हम लोग बाद में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन बनाएंगे। तो इससे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि डेटा आपका क्या क्या हो जाता है, डेटा इज नथिंग बट data is nothing but raw facts and figure। ये समझ में आया आप लोगों को कि मैंने इसे रॉ फैक्ट क्यों बोला, क्योंकि जिससे कोई मीनिंग हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं।
और एक बात और कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से कोई चीज लिखा हुआ है तो इससे हमारा मीनिंग तो नहीं बन रहा है, बट इसी को एक अरेंज वे में लिख दें। जैसे कि अगर हम लोग कह सकते हैं नेम राम, एज 62 और ट्रेवल बाय एयरप्लेन। अब हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हीं डेटा का यूज करके हमने क्या किया कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा, तो एक इंफॉर्मेशन हमें निकल के आई कि एक राम है जिसका एज 62 है, जो कि ट्रैवल कर रहा है किससे, एरोप्लेन से कर रहा है। तो इसीलिए अब ये क्या हुआ, आफ्टर सम प्रोसेसिंग ये चीज मिला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हो गया, कि एक इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। तो ये इंफॉर्मेशन कब मिला आपको, जब हमने सर्टेन कुछ प्रोसेस किया, यानी कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा, राइट। तो जब ये प्रोसेस करेंगे तब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हम डेटा में एक और लाइन ये भी लिख सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड 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 इंफॉर्मेशन इज डेटा। तो हम लोग एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड, जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे आपका इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। और वो प्रोसेस ही हम लोग एक्चुअली में डेटाबेस मैनेजमेंट पे पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस क्या क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चल गया कि डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, जिसका मीनिंग अपने आप में निकल भी सकता है और मीनिंग अपने आप में नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक रॉ फैक्ट है। अब वही चीज हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस, यानी कि बस हम उस चीज की पढ़ाई करेंगे इसमें जहां पे कि हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। तो अगर कंप्लीट इसकी बात करें डेटाबेस, तो आपको एक समझ में आ गया कि ये एक ऐसा प्लेस होगा, यानी कि ऐसी जगह होगी जहां पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा को स्टोर कराएंगे, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कराएंगे। तो वैसे डेटा को क्या बोलेंगे, डेटाबेस, जहां पे हमारा डेटा स्टोर हो। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम कहीं डेटा को स्टोर करेंगे तो हमें चाहिए कि एफिशिएंटली हम उस डेटा का यूज कर सकें, राइट। जब मन हो तो हम लोग डेटा को रिट्रीव करें, जब मन हो डेटा अगर क्रिएट करें, उसमें डेटा स्टोर करें। तो हमें चाहिए कि इसके लिए एक ऐसा मैनेजमेंट या मैकेनिज्म चाहिए जो कि इन काम को आसान बनाता हो। दैट्स वाई हमें अब एक चाहिए क्या, सिस्टम। एक चाहिए एक सिस्टम जो कि इस डेटाबेस को यूटिलाइज करे एफिशिएंट वे में। तो ये जो सिस्टम चाहिए होगा, हमें क्यों चाहिए होगा ये सिस्टम, तो ये सिस्टम हमें चाहिए होगा इस डेटाबेस के मैनेजमेंट के लिए। तो यहां से आपका क्लियर हो जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके डेटाबेस को यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया, राइट। तो अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस आपका क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट manages the data in database। तो क्या हो गया, यहां से आपका निकल के आ गया क्या कि डीबीएमएस क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। मैनेज करने का क्या मतलब कि ये आपके लिए डेटाबेस क्रिएट करेगा, डेटा इंसर्ट भी कर सकता है, डेटा अपडेट भी कर सकता है, आपके लिए डिलीट वगैरह भी कर सकता है। यानी कि आप अपने डेटा पे ये सब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो डेटाबेस डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग उस डेटा को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो ये हम लोग यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि डीबीएमएस में जो डेटा मैनेज का काम होता है वो डीबीए का होगा, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, राइट। तो हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सिर्फ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे कि हमें इसका यूज कैसे करना है। तो अगर ये क्लियर है आप लोगों का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि क्या है एक्चुअली में, पहले पता लग। अब दूसरी बात करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत है ही क्यों।
क्योंकि अगर हम लोग चाहे तो डेटा को स्टोर तो हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि अपने वर्ड, ये जो MS वर्ड है उस पे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट। हमारे पास MS एक्सेल है, उस पे भी स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं हम लोग, बट उसमें क्या होता है कि अगर अगर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कह सकते हैं कि अगर करोड़ों लाखों डेटा अगर उसमें पड़ा हुआ है, तो उसमें से डेटा को रिट्रीव करना आसान नहीं है, किसी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढना आसान नहीं है। तो इस वजह से हमें एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जिससे कि हमें डेटा को ढूंढ पाना आसान हो, उसको रिट्रीव करना आसान हो, उसमें हम लोग कोई अपडेशन अगर चाहें तो वो करना आसान हो जाए। दूसरी बात कि आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, जो कि आप DBMS वगैरह में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो अभी हम लोग मोटा मोटी बात कर रहे हैं, बट धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे DBMS हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है और कैसे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कराता है और कैसे आसानी से हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। और सबसे मेन चीज आपका ये हो जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से दुनिया के किसी भी कोने से थ्रू द इंटरनेट आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब देखें, थोड़ा मॉड्यूल वाइज चलते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस कर लें और फिर लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो जैसे आपका मॉड्यूल मैंने बताया पहले ही कि 6 मॉड्यूल में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बांटा गया है, जिसमें से कि आपका पहला मॉड्यूल, एक तरह से कह सकते हैं कि पहला मॉड्यूल में हम लोग थोड़ा इंट्रो ही पढ़ेंगे, जो चीजें हमें पढ़नी है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हम लोग कोई जरूरी नहीं है कि इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, राइट। जो इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है कोई जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करें, हम लोग अपने हिसाब से फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जैसा अगर उचित होगा वैसा ही मैं समझाता चलूंगा ताकि आपको समझ बना रहे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली दे दिया गया, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स। जब तक हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक टर्म्स को नहीं समझेंगे तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ जंप करेंगे हम लोग, तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। तो पहले हम लोग बेस बनाएंगे, देन हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो मॉड्यूल 1 में आप पढ़ेंगे डेटा अब्स्ट्रैक्शन। अब सुन के ही आप लोगों को आइडिया नहीं लग पा रहा होगा कि डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि इसके सीक्वेंस से चले, पहले हम लोग बेस बनाएंगे, राइट। तो अभी के लिए फिलहाल बस सिंपल देख लेना है कि आपका क्या क्या चीजें हैं। डेटा अब्स्ट्रैक्शन सिंपल वे में कहे तो डेटा को हाइड करना, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, ठीक। तो सिंपल वे में अभी इतना समझना है। फिर डेटा इंडिपेंडेंसी, कि अगर हमारा डेटा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे, ये सब चीजें उसको हम लोग देख लेंगे। देन है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये कुछ लैंग्वेज है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, DML लैंग्वेज है, उसी में आपका TCL वगैरह भी आ जाता है। तो ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट हम लोग TCL भी पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कैसे यूज करना है ये भी देखेंगे और साथ में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी देखेंगे, थोड़ा बहुत TCL वगैरह भी देख लेंगे। ER मॉडल, कुछ मॉडल हमें पढ़ने हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि आपका क्या है, ER मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है, इस पे भी विस्तार से हम लोग देखेंगे। देन है आपका इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इसकी वजह से ही आपका सेफ्टी भी बढ़ जाता है, सिक्योरिटी भी आ जाता है कि जो आप डेटा देना चाहते हैं वही देते हैं, तो आपका क्या है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। देन है आपका डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, जो हम लोग DML में पढ़ेंगे वही चीज का यूज यहाँ पे करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग डेटा मैनिपुलेशन में कर सकते हैं, लाइक क्रिएट, डिलीट, अपडेट, ये सब डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस में ही पढ़ेंगे। जो चीजें यहाँ पे हमने लिखा था समझाने के लिए वो चीज। देन आपका है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में हम लोग कुछ रिलेशनल, जिसमें कि कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन वगैरह, इस रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ेंगे। होता क्या है कि एक्चुअली हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ कह सकते हैं कि एक ऑपरेटर्स या फिर मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से डेटा को रिट्रीव वगैरह कर सकें, राइट, एफिशिएंट वे में करने के लिए। तो वही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ अलजेब्रा होंगे जिसको हम लोग देखेंगे। देन टपल्स एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, जब ये आप समझेंगे उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएगी। अभी तो फिलहाल ये भी नहीं पता लग रहा होगा कि टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो टपल एंड डोमेन, जब ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल खत्म होगा तब तक आप समझ जाएंगे, देन हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे।
फिर उसके बाद वही चीज है DDL DML। यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट मॉड्यूल में आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे और यहाँ पे आपका उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन उसी चीज का हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन है ओपन सोर्स कमर्शियल DBMS। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोला, सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ सॉफ्टवेयर मार्केट में होंगे, राइट, कुछ होंगे सोर्स होंगे। ओपन सोर्स का मतलब क्या हो जाता है आपका, वैसा सॉफ्टवेयर जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, राइट, वो आपको एक तरह से एजुकेशनल पर्पज से फ्री अवेलेबल कराता है, तो वैसे सॉफ्टवेयर को आप लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कमर्शियल। तो हमारे पास ओपन सोर्स है और एक कमर्शियल है। ओपन सोर्स जो फ्रीली यूज कर सकते हैं, फ्री टू यूज, और कमर्शियल आपका क्या होगा, यू हैव टू पे फॉर इट, तो इसको बोलते हैं पेड। अब इसमें से आपका जैसे MySQL, Oracle, ये आपका क्या है, ओपन सोर्स में आएगा। और इधर आपका जो ये है SQL सर्वर, ये IBM DB2, और ये SQL सर्वर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो ये आपका पेड वर्जन होता है, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा, बट इन दोनों पे हम लोग सीख सकते हैं। लगभग सेम चीजें ही होती हैं, कुछ चीजें बदल जाती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पेड है तो थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड कराएगा, और कुछ चीजें और है जो डेटा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वो ज्यादा प्रोवाइड कराएगा। देन हम लोग थोड़ा सा डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस डिजाइन कैसे डिजाइन करना है, ताकि हम डिजाइन ऐसा करें कि वो हम लोग एक एफिशिएंट मैनर में यूज कर सके, सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड करा सके। और उसी में कुछ है आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देखा है, तो आपके क्वेश्चन में से यहां से आपको डेफिनेशन सिर्फ पूछ लिया जाता है, अभी तक वैसा कुछ तो खास रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज, हाँ, और यहां से ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देन आप लोग इसमें डोमेन डेटा डिपेंडेंसी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इससे। और यहां से आपका, यहां से डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, चार हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन दे दे छोटे छोटे, और डेफिनेशंस पूछ ले, शॉर्ट नोट्स में पूछे, तो यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो मेन चीज आप लोगों को जो फोकस करना है ये कि किस वाले टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, राइट। करेंगे तो हम लोग सब कुछ, बट थोड़ा बहुत हम बताते चल रहे हैं कि किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, राइट। तो मॉड्यूल नंबर 3 में जनरली हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज स्ट्रैटेजी से, किस वे में हम लोग डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर करेंगे, तो उसके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को इंडिसेज है, बिटरी है और हाउसिंग है। इसको थोड़ा स्टार मार्क्स लगा के चलेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, इंडिसेज, बिटरी एंड हैशिंग। ये डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप डेटाबेस में अपने डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए इसमें हम लोग तीनों में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपके सवाल बनते ही हैं, 7 नंबर का भी बनता है और 14 नंबर का भी बनता है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे। देन मॉड्यूल नंबर 4 में आपका क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, जैसे अगर कंकरेंसी कंट्रोल की बात करें, कंकरेंसी कंट्रोल मतलब क्या, कि एक बार में हम लोग मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। जैसे अगर हम रेलवे रिजर्वेशन की बात करें तो एक बार में लाखों को एक्सेस करने का मौका देता है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है एसिड प्रॉपर्टी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 7 या 14 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये एसिड प्रॉपर्टी भी आप स्टार लगा सकते हैं। देन डेटाबेस रिकवरी, ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। लॉकिंग एंड टाइम स्टेप बेस्ड शेड्यूलर, जैसे जितने भी आप डेटाबेस में ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं उसका एक टाइम स्टैम्प बनता जाता है, यानी कि किस टाइम पे कौन सा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ था या कंप्लीट हुआ भी नहीं था, तो वो सारा का सारा टाइम स्टैम्प बनता रहता है आपके किसमें, डेटाबेस के किसी फाइल में बनता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे बनता है और इसका क्या यूज है। देन आपका मॉड्यूल नंबर 5 डेटाबेस सिक्योरिटी से, राइट। तो हम लोग डेटाबेस में सिक्योरिटी कैसे कैसे प्रोवाइड कराएंगे, कौन कौन से हमारे पास मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग को मेनली पढ़ना है डैक, मैक और RBAC मॉडल।
उसके बाद आपका अगर देखना चाहे तो ये रहा डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी रिसोर्स को, अगर आपके अंदर डेटाबेस में कोई रिसोर्स कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा देख सकता है और कौन सा नहीं। देन है आपका मैक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। अगर कोई सेंसिटिव डेटा है तो वो सेंसिटिव डेटा का ऑथराइजेशन किस किस के पास है जो कि उस डेटा को देख सकता है और उसको चेंज कर सकता है। तो ये सब हम लोग किसके थ्रू करेंगे? मैक के थ्रू। और एक आपका है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC। ये तीनों आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं वो लोग। तो ये RBAC में क्या होता है, जब आप लॉग इन करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूजर होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। जब हम लोग यूजर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर होते हैं। तो जिस यूजर को जो रोल दिया गया है वही डेटाबेस में उसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो उसके बारे में हम लोग RBAC के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन आपका आता है इंट्रूजन डिटेक्शन। ये सब आप लोग अगर थोड़ा बहुत ध्यान देते होंगे तो ये वर्ड दोनों सुनने को मिलता होगा। इंट्रूजन डिटेक्शन यानी कि कोई बाहर से आपके डेटाबेस पे अटैक कर रहा हो तो वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी हमारा किस में आएगा? इंट्रूजन डिटेक्शन। देन आपका आता है SQL इंजेक्शन। हैकर्स इन्हीं दोनों चीजों का ज्यादातर यूज करते हैं और आपके डेटाबेस में सेंध लगा जाते हैं। SQL इंजेक्शन में क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे क्वेरी जनरेट करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि बिना यूजर आईडी पासवर्ड के ही डेटाबेस को लगेगा कि उसे सही यूजर आईडी पासवर्ड मिला है, और वो क्या कराता है, साइट से आपको डेटाबेस में एंट्री करवा देगा। तो वो भी देखेंगे SQL इंजेक्शन में। तो अगर किसी को हैकिंग करना हो, सीखना हो, तो इन दोनों टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। देन है आपका मॉड्यूल नंबर 6, जिसमें थोड़ा एडवांस टॉपिक है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर ही टच करते हैं वो लोग, जो कि आपके करेंगे। अगर कर भी देंगे तो वो और करके क्वेश्चन मिल जाता है। तो बट वैसा कोई चीज है नहीं, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी है। नाम है एडवांस टॉपिक, बट अपने आप में ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये अलग से ही पढ़ाया जाता है। डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, तो ये सब चीज एक अलग ही से चैप्टर बनाया जाता है। तो इसमें उतना ज्यादा नहीं दिया गया होगा। तो इसमें सिर्फ बेसिक एक आइडिया लग जाए तो वो कर सकते हैं कि डिफाइन करना हो सकता है। डेटा माइनिंग में बहुत सारे मॉडल पढ़ने होते हैं, वो सब शायद इसमें ना मिले आपको। तो इस पे भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग वगैरह क्या है, वेब डेटाबेस क्या, लॉजिकल डेटाबेस क्या है। तो ज्यादातर मेन फोकस हमारा होगा मॉड्यूल 5 तक, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस होने वाला है। और अगर आप लोगों को लगता है किसी वीडियो में लग रहा हो, जब आने वाले वीडियोज में देखेंगे, अगर किसी में लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है, तो आप बेहिचक सेंटर पे कॉल करेंगे, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर देंगे, या तो सेंटर पे करते हैं या ऐप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सिलेबस है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मॉड्यूल नंबर 1। उसमें सबसे पहले जो इसमें मॉड्यूल नंबर 1 में मैंने लिखाया था वो नहीं कवर करेंगे, थोड़ा बहुत पहले बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फैमिलियर होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जितने सारे टर्म आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 क्लास में, हो सकता है वो 1 से 2 क्लास में आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी, बट ये होगा कि जितने टर्म्स आ सकते हैं वो आपके सामने वो टर्म्स आ जाएंगे, जिससे ये होगा कि आगे जितनी भी क्लासेज होंगी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये टर्म्स मैंने सुना ही नहीं था। तो वो सारे टर्म्स मैं 1-2 क्लास, मतलब मान के चले कि आज को लेकर के 2 क्लास और, जिसमें हो सकता है आपको ना समझ में आए तो घबराना नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, बट वही चीजें जब धीरे धीरे पूरी क्लास चलती रहेगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई सजेशन होगा या कोई क्वेरी होगी तो आप सेंटर में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है किस पे, ऐप पे, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।